कर आदरणीय जगन्नाथन जी के साथ मैं मंच साझा कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत भाग्य का विषय है। और मिश्रा जी हैं, शमसुद्दीन जी हैं, आदित्य जी ने यहाँ बुलाया है, उनके भी बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे आज ड़ का विषय दिया है। आपने वो गाना सुना है क्या? काला चश्मा, है ना? काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे, है ना? तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हिंदी में ये ड़ कैसे आया? वो काला काला बोलता है ना, 2-3 बार बोला है उसने काला, एक बार नहीं बोला। काला चश्मा जचता है ना? तो हिंदी में ड़ है। हिंदी में ड़ का उच्चारण है। हम प्रमाण परिनिष्ठित हिंदी में अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन 2019 की दिसंबर के जो देवनागरी मेरे पास है, जगन्नाथन जी इस पैनल के मेंबर रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं देवनागरी लिपि के, तो उस परिवर्तित लिपि में ड़ समाविष्ट है। और शायद इसी कारण से आप जो नाम यहाँ लिख रहे हैं हिंदी में, और मेरा भी नाम आपने निर्मल करके ले लिया, तो शायद यही कारण है कि हिंदी में हमने स्वीकार कर लिया है कि हिंदी में हम एटलीस्ट प्रॉपर नाउन के लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए ये वर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा विषय ऐसा है कि सिर्फ यहां तक हमको ड़ के बारे में सीमित नहीं रहना है, क्योंकि हिंदी का ड़ वर्ण हिंदी का अपना वर्ण है। कैसे, मैं बता देता हूं आपको कि हिंदी जो भारत सरकार के 2 कार्यालयीन भाषाओं में से, क्या आपको पता है, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है, संघराज्य सरकार की राजभाषा कहलाती है। हम भारत को संघराज्य कहते हैं। राजभाषा का मतलब होता है राष्ट्र के 2 भाषाओं के मध्य में एक पुलिया की तरह काम करना, देश की संपर्क भाषा का कार्य करना, देश के सभी भाषा भगिनियों का नेतृत्व करना। उसे यदि महानदी समझा जाए तो अनेक छोटी नदियां, नाले, झरने, प्रवाह सबको साथ लेकर चलने वाली एक सर्वसमावेशी नदी का कार्य उससे अपेक्षित है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये वर्ण अभी तक हिंदी साहित्य में या राजभाषा हिंदी में भी अभी पूरी तरह आया नहीं है, लोग स्वीकारते नहीं हैं। और इसके कारण क्या है ये भी मैं बताऊंगा, और इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। केवल गैर हिंदी भाषिक ही नहीं, हिंदी भाषिक लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि आखिर हिंदी को लोकमान्य टिळक, दादा साहेब फाळके, अहिल्या देवी होळकर, केरळम, तमिलनाडु, परळी, विक्रोळी, महाबळेश्वर, इतना ही नहीं तो हरियाणवी व्यक्ति जिसका नाम कालू है, और एक पर्वत है जिसका नाम अडावली है, अडावली पर्वत है, वो अरवली पर्वत नहीं है, लेकिन हिंदी में उसको अरवली लिखा जाता है। हालांकि अडावली पर्वत हिंदी बेल्ट में आता है। अडावली नहीं, अरावली, हाँ अरावली, जो भी है अरावली लिखते हैं, लेकिन वो अडावली है। मैं चाहता हूं कि आपके जो भी सवाल होंगे, तो मेरा व्याख्यान खत्म हो सकता है, बहुत आपको सहमत नहीं होंगे, बहुत सारी बातें हैं कि इसीलिए यह विषय रखा गया है। तो आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं उसको जरूर जवाब दूंगा। और हम हिंदी में नहीं लिखते हैं ड़, लेकिन ग्रियर्सन ने लिखा था इंग्लिश में। ग्रियर्सन का यदि आप देखेंगे रिपोर्ट, तो उसमें वो जो थड़ी भाषा है, थड़ी जो राजस्थानी की ही एक पार्ट है, राजस्थानी भाषाओं समूह का भाग है, वो थड़ी भाषा है। और ग्रियर्सन ने THALI और एल के नीचे बिंदी देके वो थड़ी स्पष्ट कर दिया था। और हरियाणवी व्यक्ति, एक
कालू नाम का है। मैंने इस विषय में एक जो सीबीएसई के मेंबर थे, सीबीएसई के एक मेंबर टीचर थे, उनको बोला कि सर ये इस व्यक्ति का नाम तो हरियाणवी में कालू है और वो हिंदी में हम कैसे लिखेंगे? तो वो बोले कि नहीं नहीं, उसका नाम तो कालू ही है, वो कालू बोलता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि लोकमान्य तिलक का नाम तिलक ही है, वो गलती से तिलक लिख रहे हैं, है ना? तो मेरा प्रॉपर नाउन क्या है ये मैं डिसाइड करूंगा कि कोई भाषा डिसाइड करेगी? तो एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस हिंदुस्तानी भाषा के ढांचे पर हिंदी खड़ी है, हाँ, दूसरा यह है मेरा विषय कि हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी भाषा का संस्कृतनिष्ठ स्वरूप माना गया है, इसलिए उसकी वर्णमाला हिंदुस्तानी और लौकिक संस्कृत को सामने रखकर बनाई है। ये उसका कारण है। हमें ये पता होना चाहिए कि जब ग्रियर्सन आए थे हिंदुस्तान में, तो ग्रियर्सन ने ये जो भाषा चल रही थी हमारे यहाँ उर्दू, जिसको हिंदुस्तानी कहते थे, उस समय उर्दू नहीं कहते थे, हिंदुस्तानी कहते थे उर्दू भाषा को, हम बात कर रहे थे। और वो ग्रियर्सन ने क्या कर दिया, इस भाषा को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाषा को धार्मिक आधार पे विभाजित कर दिया और ये बोले, लल्लू लाल जी को बोला आप देवनागरी में लिखो हिंदी, इसको हिंदी नाम दिया। तब तक हिंदी नाम किसी भाषा को नहीं था, भाषा समूह को था। सारा हिंदी बेल्ट जो है, आज भी हम हिंदी बेल्ट बोलते हैं ना, तो वो भाषा समूह का नाम हिंदी था और इस भाषा का नाम हिंदुस्तानी था, जिसमें उर्दू और हिंदी दोनों समाहित थे। इस भाषा का कृत्रिम विभाजन कर दिया गया देवनागरी में, जो पहले ये तो अरबी फारसी में चल रही थी, देवनागरी में लिख दिया गया, फिर संस्कृत निष्ठ बनाएंगे, ऐसा करेंगे। फिर उसके बाद में 1867 में एक कोई अभियान चला, फिर उसमें बोले कि बिहार जो राज्य है, बिहार राज्य तब था, तो बिहार राज्य की राजभाषा उर्दू नहीं हिंदी होनी चाहिए। और फिर ये उनका झगड़ा चला। फिर वहाँ के जो सर सैयद अहमद थे वो बहुत उद्विग्नता से कह रहे थे कि यदि भाषा में हिंदू मुसलमान ऐसा करते गए तो हमें हमारे लिए कोई और मुल्क मांगना पड़ेगा। ये वो विद्वान ने कहा है। हम किसी दूसरी कम्युनिटी को पार्टीशन का ये कर देते हैं, लेकिन इसमें हमारी क्या गलतियां हैं ये हम नहीं देखते हैं। तो ये भी बात है। तो इस वजह से फिर जो हिंदुस्तानी अरबी फारसी में चल रही थी और हमने वो ट्रांसक्रिप्शन कर दिया, तो अरबी फारसी ट्रांसक्रिप्शन हम देवनागरी में किए, इसलिए वो ड़ का ल कर दिया और फिर ड़ हमारी भाषा में नहीं आया। तो हिंदुस्तानी भाषा का जो मूल आधार है खड़ी बोली, खड़ी बोली स्वयं ड़ उच्चारी भाषा है। ये आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। खड़ी बोली कहाँ की भाषा है? दिल्ली की भाषा है, मेरठ की भाषा है, दिल्ली के आसपास की भाषा है। और ये ड़ युक्त भाषा है। वो क्या कहते हैं? करने वाला, देने वाला, काला, भोला, ये खड़ी बोली के शब्द हैं। और हम हिंदी को भी खड़ी बोली कहते हैं ना। तो जब खड़ी बोली के ही वर्ण हम हिंदी में नहीं ले रहे हैं तो फिर क्या, फिर कोई अर्थ ही नहीं रहेगा ना। जिस भूमि में इस भाषा का सृजन हुआ है उस भूमि का ही वर्ण हमको अस्पृश्य लग रहा है। अब मैंने एक ये पढ़ा था, ये देखा था, एक वीडियो देखा था, वो खड़ी बोली का वीडियो था। वो एक दूध वाला रहता है, वो दूध वाला क्या करता है, वो दूध बेचने के लिए जाता है, वो दूध नहीं रहता है, वो कुछ ऐसा उसने जुगाड़ कर दिया होता है, वो पानी वो बेचता है। वो बच्चा आता है, वो दूध दीजिए, तो बच्चा वो देख के, बच्चे को देख के वो दूध वाला बोलता है, अरे तू तो कलवाड़ा ही लड़का है, कलवाड़ा नहीं पहले वाला, तू तो पहले वाला लड़का है। हाँ हाँ हाँ, वो मैं आप जो बात होगी। फिर वो देता है दूध, दूध देखने के बाद में वो लड़का बोलता है, अरे ताऊ इसमें तो बहुत जाड़ है, इसमें तो बहुत जाड़ है। हाँ, फिर और संभाषण होता है। उसके बाद में वो बोलता है, हाँ तुमको दूध ये दूध भी चाहिए, रड़ाया भी चाहिए, ऐसा वैसा कुछ बोल देता है। तो मेरा तो ध्यान वो सारा ड़ पे था, वो पूर्ण उसने जो प्रोनाउंसिएशन किए वो सब ड़ थे। मैंने एक एक्सपर्ट को पूछे, क्या ये ड़ है या ड़ है? तो बोले नहीं ये ड़ ही है, ये ड नहीं है। हमारी भाषा में ड़ का उच्चारण है। तो देश के
जिन 10 राज्यों के क्षेत्र को हिंदी भाषी क्षेत्र माना जाता है उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान आदि 5 क्षेत्र भी हैं जहां इस वर्ण का उच्चार प्रचुर मात्रा में होता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में भी ळ का उच्चारण होता है। मध्य प्रदेश में मालवी भाषा है, मालवी। अब उसका देखिए, इतने सालों से गलत उच्चारण करते करते हमने उसको मालवी कर दिया। उस क्षेत्र का नाम जो मालवा था वो मालवा कर दिया। मैं उज्जैन को गया था, तो उज्जैन को एक पूजा पाठ था हमारा, तो लोग भी आए थे, मालवा के ही लोग थे। वो भाषा बोल रहे थे, मुझे तो वो जैसे मारवाड़ी जैसी भाषा लगी। तो मैंने बोला ये मारवाड़ी है क्या? नहीं नहीं, ये मालवी भाषा है। वो जो सीनियर यानी जो एजुकेटेड लड़के थे वो बोल रहे थे ये मालवी भाषा है। तो फिर मैं, कुछ देहाती लोग उधर बैठे थे, तो उनको पूछा कि ये आपकी भाषा का नाम क्या है? तो बोले हमारी भाषा का नाम मालवी है और ये क्षेत्र का नाम भी मालवा है। तो जो लोग देहाती भाषा बोलते हैं वो ळ का उच्चारण करते हैं, जो सीखते हैं वो एक वर्ण भूल जाते हैं। तो हम एजुकेशन का मतलब क्या है, सीखना या भूलना? हम एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन एक उच्चारण भूल रहे हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि ये मालवा क्षेत्र के भी जो एजुकेटेड लोग हैं वो ळ का उच्चारण नहीं कर पाते। हम जो बोलते हैं ना कि हिंदी भाषी लोग ळ का सही है, वो ळ का उच्चारण ही नहीं कर पाते, वो ल ही बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं गया, हमको भूलने को बोला गया, हमको लोकमान्य टिळक का गलत नाम ही रटाया गया है ना। तो सुनीति कुमार चैटर्जी जैसे विद्वान तो सिर्फ पश्चिमी हिंदी को हिंदी मानते हैं और हरियाणवी और खड़ी बोली जो ळकार युक्त भाषाएं हैं उसी हिंदी का अविभाज्य अंग है। हिंदी समूह की 18 बोलियां मानी जाती हैं जिसके 5 मुख्य प्रकार हैं। पश्चिमी प्रकार में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी आती है। पूर्वीय भाषाओं में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और पहाड़ी प्रकार में उत्तरांचली। अब जिसमें उत्तरांचली भाषाओं में गढ़वली है, गढ़वली, वो गढ़वाली नहीं है। हमको फिर यहां भी बताया गया कि वो गढ़वाली है और हम गढ़वाली बोलते रहे, वो गढ़वली है। कुमायूनी और गढ़वली या उत्तरांचली भाषा है गढ़वली। नेपाली और हिमाचली और राजस्थानी भाषा प्रकार में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आदि भाषाएं आती हैं। बिहारी भाषाओं में भोजपुरी, मगही, नागपुरी आदि भाषाएं आती हैं। इसके अलावा भी कई बोलियां हैं जो हिंदी उर्दू की उपभाषाएं मानी जाती हैं। ग्रियर्सन जिन 5 बोलियों का मूल हिंदी की बोलियां मानते हैं वे सारी पश्चिमी बोलियां ही हैं, सारी पश्चिमी बोलियां ही हैं जो हिंदी की ओरिजिन है। और पश्चिमी बोलियों में तो ये खड़ी बोली आती है। हरियाणवी और खड़ी बोली इस मुख्य केंद्रवर्ती हिंदी समूह का अविभाज्य अंग है। तात्पर्य यह है कि यदि हम हिंदी को केवल प्रादेशिक भाषा ही मान लेते उस प्रदेश की, फिर भी हरियाणवी या खड़ी बोली से उसका पीछा नहीं छूट सकता है। अतः जब तक हरियाणवी या खड़ी बोली स्वतंत्र भाषा के रूप में हम उनको मान्यता नहीं देते, तब तक वो हिंदी ही रहेगी और हिंदी का ही भाग रहेगी और हिंदी को, उसके वर्ण को स्वीकारना और वापर करना पड़ेगा। आखिर कोई भाषा, अच्छा अब क्या हुआ है, मैंने कुछ विद्वानों का पढ़ा है किताब में, उन्होंने लिखा है खड़ी बोली में तो ळ है लेकिन वो ल का ळ कर देते हैं, ल का ळ कर देते हैं। अभी ये ऐसा मैं कोंकणी के साथ में भी कह सकता हूं फिर कि कहीं ळ का ल हो गया है। कोई परिनिष्ठित भाषा एक पकड़ लूं पुरानी और उसके संदर्भ में बोलूं कि कोंकणी में ये तो सगड़े का सगले होता है और फिर ये बाल का बाल होता है, ऐसे बोल सकता हूं। परिनिष्ठित भाषा किसको पकड़ेंगे, किसको ओरिजिन पकड़ेंगे? अच्छा, मैं ओरिजिन पर भी आऊंगा। तो मुझे लगता है ये हिंदी भाषियों के साथ ही हिंदी का बहुत बड़ा अन्याय है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि हिंदी भाषियों के ही वर्ण का उच्चारण उसमें स्वीकृत नहीं हो रहा है। धर्मेंद्र पंत नामक हिंदी के एक विद्वान मैं जानता हूं जो यूट्यूब पर घसेरी नामक चैनल चलाते हैं। मैं देना चाह रहा था। नहीं, मैं समय पर खत्म करूंगा। अभी मुझे खाली 10 ही मिनट हुए मेरे ख्याल से। धर्मेंद्र पंत नामक हिंदी के एक विद्वान मैं जानता हूं जो यूट्यूब पर घसेरी चैनल चलाते हैं। इस चैनल में उन्होंने
इस वर्ण के विषय में काफ़ी विस्तार से बताया है। हिंदी के सभी जानने वाले इस चैनल को अवश्य देखें। उन्होंने बताया है कि गढ़वाड़ी भाषा में ऐसे शब्द है जिसमें ळ की जगह ल लिखा जाए तो अर्थभेद होता है। उन्होंने लिखा है जैसे खोल और खोड़ अलग अलग शब्द है, जैसे गाल और गाड़ ये अलग शब्द है, घोल और घोड़ अलग है, चाल और चाल अलग है, छाल और छाड़ अलग है, ढोल और ढोल अलग है। आला मतलब आएंगे और आड़ा मतलब दीवार पर सामने रखे सामान रखने वाली जगह। कल मतलब बीता कल और कड़ का मतलब है तरकीब, ये उत्तरांचल में। काली यानी काली माता और काली यानी रंग से काली, ये उत्तरांचल में भी है मराठी के जैसा या हरियाणवी के जैसा। उनके चैनल में मेड़ू की दानी, जीतू बगड़वाल, स्याड़ी भरना, भूतों की टोली, बाण बयान इत्यादि कई शीर्षक है जिसमें ळ अनिवार्य रूप से आता है। उन्होंने अपने वक्तव्य में ळ को हिंदी मूल वर्णमाला का ही अंग माना है और उन्होंने ये भी बोला है कि मूल वर्णमाला में ही ळ होना चाहिए। अब उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, आप धर्मेंद्र पंत का वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, और नेट पर आप कभी भी ळ के बारे में देखेंगे ना, हिंदी में ही डिस्कशन होता है, तो हमारे हिंदी भाषी मित्र ही बोलते हैं कि जो वर्ण यह सभी एरिया हिंदी बेल्ट में इतना बड़ा पैमाने में होता है, हम हिंदी में इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अच्छा, ग्रियर्सन का एक रिपोर्ट में एक मैं और बताता हूं, मैं अपने म्हणजे माझ्या पदरचं मी काही सांगत नहीं, मैं अपने इसका नहीं बता रहा हूं, उसका क्या क्या बोलेंगे हिंदी में, मैं तो मराठी भाषी हूं, मैं अपने जेब से नहीं कुछ तो मैं अपने मन से कुछ बात नहीं बता रहा हूं, मैं ग्रियर्सन का रेफरेंस हर बार दे रहा हूं। ग्रियर्सन ने रिपोर्ट कैसे दिया है, तो हर एक स्टांजा दिया है, उस स्टांजा का हर एक बोली में भाषांतर दिया है। तो उसने बड़द शब्द लिखा है, बड़द बैल के लिए बड़द शब्द, खड़ी बोली में बड़द शब्द दिया है, बड़द ळ ही लिखा है स्पष्ट रूप से। वहां खड़ी बोली दिल्ली में बावड़ी शब्द है, बावड़ी खड़ी बोली में दिल्ली में मेरठ में, उसको दो तरह से हिंदी में लिखते हैं क्योंकि ळ लिया नहीं है, तो या तो बावली लिखते हैं या फिर ड के नीचे बिंदी लिख के बावड़ी लिखते हैं। ऐसा क्यों, आखिर इतना अट्टहास ही क्यों, हम बावड़ी ही क्यों ना लिखें, हम बड़द ही क्यों ना लिखे हिंदी में, है ना। इन दो प्रकार के स्पेलिंग क्यों रखे, वर्तनी रखे, है ना। तो अच्छा, अब देखिए ये वर्णमाला का क्या कैसा है। मूल वर्णमाला में हम उर्दू हिंदी तो एक भाषा मानते हैं, मैं पर्सनली मानता हूं, लेकिन शैलियां तो अलग हैं, ये लिपि में अलग हैं, ये लिपि में अलग हैं। तो जब दो शैलियां हमने अलग कर दी है और उनको स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दी है, तो हिंदी का वर्ण तो उर्दू और इंग्लिश के वर्ण के पहले आना चाहिए ना। तो हिंदी का जो ळ है वो ळ तो वहां मूल वर्णमाले में है नहीं, उर्दू के क ख आ गए हैं, इंग्लिश का आ भी आ गया है, यानी हमारे इंग्लिश का आ हमको स्वीकार है, उर्दू का क ख स्वीकार है, लेकिन हिंदी का ळ स्वीकार नहीं। ये कितनी विटंबना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में भी अभी मैं उत्तरांचल की बात कर रहा था, हरियाणा की बात हो गई, खड़ी बोली की बात हो गई, हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी पहाड़ी भाषाओं में भी ळ का बहुत बड़े पैमाने पर उच्चारण है। इस पहाड़ी भाषा की 6 मुख्य बोलियां हैं, जिसमें सिरमौरी, जानसौरी, कुल्लुई, चंब्याड़ी, भट्ट्याड़ी, मंडियाड़ी और भद्रवाई। चंब्याड़ी अपने स्वर माधुर्य के लिए उल्लेखनीय है तथा स्थानभेद से इसे भट्ट्याड़ी भी कहते हैं। पहले यह भाषा टक्करी लिपि में लिखी जाती थी और मैंने देखा है टक्करी में भी ळ का उन्होंने प्रोविजन था। और एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगा, पहाड़ी भाषाओं में ळ का उच्चारण जैसा हरियाणवी या मराठी लोग करते हैं या राजस्थानी करते हैं, ऐसा नहीं है। उनके ळ का उच्चारण ळ ऐसा है, वो दांत पे जीभ मारते हैं, जीवा ळ ऐसा उच्चारण करते हैं, तो ये दंत ळ है। तो देखिए हिंदी में हरियाणवी ळ म्हणजे मराठी या हरियाणवी का जो ळ है वो भी है खड़ी बोली का, और एक पहाड़ी ळ है, 2 ळ है। हिंदू भारत में खाली दक्षिणी भाषा जो है, दक्षिणी भाषाओं में भी मलयालम और तमिल ये भाषा समूह, और उसके बाद हिंदी भाषा समूह में ही 2 ळ है।
तो ये जो विशेष अड़ा है, अड़ा, इसको समाहित करने का कार्य किसका था? हिंदी का था या किसी और का, कि इंग्लिश का, क्या मराठी का था? तो ये तो हिंदी, क्योंकि परिनिष्ठित भाषा, उनकी प्रमाण भाषा, राजभाषा तो हिंदी है ना? तो ये कार्य हिंदी के द्वारा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। अब मैं राजस्थानी की तरफ आता हूं। राजस्थानी में तो आप सभी को पता है, अड़ वर्ण बहुत बड़े प्रमाण में है। अपने हमारे यहाँ मारवाड़ी मित्र हमारे बहुत होते हैं, वो हम सुनते तो अड़ 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 हम बहुत सुनने को मिलता है। अभी इस भाषा में राजस्थानी को अब स्वतंत्र भाषा का मान्यता मिलने वाली, मैं तो 2-3 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन क्यों मान्यता मिल नहीं रही है? मैंने पीछे सुना था पिछले कुछ साल पहले कि हमारे ही हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक लेटर लिख लिया और एक स्वाक्षरी की मुहिम चला दी, राजस्थानी को भाषा की मान्यता न दे। ये कैसी बात है? ये कितने, ये इन लोगों की, मुझे दुख होता है कि ये ऐसा अभियान चलाते ही, किसी को मान्यता मिले इसके लिए अभियान चलाना चाहिए, किसी को मान्यता नहीं मिले इसके लिए चलाना चाहिए। तो हमारे हिंदी के कुछ विद्वानों ने स्वाक्षरी का अभियान चलाया, और उसमें हिंदी के बड़े बड़े विद्वान है स्वाक्षरी करने वाले, उन्होंने लिखा कि नहीं नहीं नहीं, राजस्थानी को मान्यता मिलेंगी, राजस्थानी को मान्यता मिली तो कुछ ऐसा वैसा इधर को उधर। मैं बोलूंगा कि क्या होने वाला है, उन्होंने जो बोला है। तो अभी राजस्थानी को मान्यता मिलने वाली है, ऐसा मैंने सुना है। और माननीय मंत्री महोदय अर्जुन जी मेघवाल ने मातृभाषा दिन पर इसकी घोषणा करते वक्त लिखा था कि आज दुनिया भर में माय मनाए जावण हाळो आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस री सगळ्याने घणी घणी हार्दिक बधाई। अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी ने बहुत जल्दी संविधान री 8वीं अनुसूची में शामिल करके संवैधानिक भाषा रो दर्जा दियो जावेंगे। तो अभी तक दर्जा उनको नहीं मिला है, 75 साल हो गए हैं किसी। और इस भाषा में बहुत साहित्य है राजस्थानी में, इतना होकर भी हम क्यों ऐसा करते हैं? जैसे मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा नहीं देना है, तो जैसे वैसे राजस्थानी को भाषा का ही दर्जा नहीं देना है। ये कैसी, ये क्या मानसिकता है, मुझे समझ में नहीं आता मुझे। अभी राजस्थानी भाषा का ना, मैं एक कविता मैं आपको सुनाऊंगा, उसमें लिखा है, रूख फाड़ कर ठूठ ले गया, जंगल सब मैदान हो गया, मायड़ भाषा ने भूल गया, हिंदी इंग्लिश का दास हो गया, बिना रुस्तरा बैंगन हो गया, सियाड़ा में आंबा हो गया, दिवड़ो करके उदास जगत में खुदरे तड़े अंधेरा हो गया। अब इसमें अड़ कितने हैं आप सुन लीजिए। इस भाषा के उच्चारणों को अच्युत मानना और उन्हें भाषा के रूप में मान्यता भी न देना, ये तो दोहरा मापदंड है। या तो उन्हें मान्यता दीजिए या फिर उनका वर्ण स्वीकार कर लीजिए अपनी भाषा में। कुछ दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पर एक वीडियो मिला था, जो हरियाणा के ललित शौकीन नामक कलाकार एक कॉमेडी चैनल चलाते हैं, और वो उस कॉमेडी में उसने बोला था मेरा नाम कालू है। तो वो लड़कियां बोल रही थी दिल्ली की, कालू नहीं जी कालू, ऐसा लंबा सुर लगा के बोलता है वो। तो ये जो अब क्या है कि ये लिखना कैसे है, कालू वो बोलता है, लेकिन ये नॉर्थ में कैसा होता है, ये ल ही लिखते हैं और ल के नीचे बिंदी देते हैं, ल के नीचे बिंदी देते हैं, जैसे नुक्ता सर बोल रहे थे ना। तो नुक्ता का मतलब होता है उच्चार भेद, इसलिए उच्चार भेद कि ल लिखने का प्रावधान ही उनको मालूम नहीं है कि देवनागरी में ळ का उच्चारण है, लिखने का प्रावधान है, और ल के नीचे बिंदी देके उसको कालू बोलते हैं। अभी हरियाणवी में एक गाना है, बहुत प्रसिद्ध गाना है, मैं भोला पर्वत का तू रानी महिला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी महिला की, किसी राजा से ब्याह करवा ले मेरी गैल मरे पछतावेगी, तेरी काया पड़ जा काली रे तने याद महल की आवेगी। अब इसमें भी है, अब इस गीत में 4 शब्द है, भोला काला कंबल आड़ा। अब हरियाणा वाले तो अपनी आइडेंटिटी अपना जो देते, हम तो है हरियाणा वाले, हरियाणा आड़े, सॉरी हरियाणा वाले तो खड़ी बोली वाले बोलते हैं, वाड़े उनका है, ये आड़े है इनका, तो हम तो हरियाणा आड़े हैं, तो हम हरियाणा वाले हैं, ये बोलने का उनका तरीका ये है कि हम हरियाणा आड़े हैं। तो ये इस तरह बहुत बड़े पैमाने पर, और उनके भी शब्द हैं ऐसे कि जिसमें ल और ड़ वो अलग अलग ये होता है, फर्क होता है। अब हरियाणा तो दिल्ली के पास है, और हम तो बोलते हैं कि हिंदुस्तानी का जन्म, उर्दू का और हिंदुस्तानी का जन्म वहीं से हुआ। तो फिर और दूसरी बात, मैंने अब इससे क्या हुआ मैं बताऊं, मैं सिर्फ ड़ वर्ण के लिए ये झगड़ा नहीं है, ये जैसे आदित्य जी बहुत आग्रही होते हैं ना उच्चारण के लिए, है ना। तो हमारी परंपरा है कि हम संस्कृत को हमारी धर्म भाषा मानी गई है, पारंपरिक भाषा, और संस्कृत में उच्चारण का तो बहुत महत्व है।
यदि किसी, मैंने सुना, मैं छोटा था, मेरे पिताजी, एक हमारे पुरोहित हमारे यहाँ आए, उन्होंने गलत उच्चारण किया, मेरे पिताजी ने उनको नारियल दे दिया, बोले आपका उच्चारण ठीक नहीं, आप कल से आना नहीं। तो इतना महत्व, बोले आपको भी पाप लग जाएगा, मुझे भी पाप लग जाएगा। तो उच्चारण के लिए हम इतने इतने आग्रही हैं, और हमारी भाषाओं की लिपि भी उच्चार प्रधान लिपि बोलते हैं, फिर भी हम एक उच्चारण के लिए ऐसा क्यों हमारा एटीट्यूड है, मेरे समझ में नहीं आता। मैंने पढ़ा है एक हिंदी साहित्य सम्मेलन में फरवरी 2020 में सोलन हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार। और ये विद्वान बोल रहे थे कि हिंदी के सामने एक बहुत बड़ा संकट उपस्थित हुआ है, और वह यह है कि हिंदी की लोक भाषाएं सिर उठा रही है, जैसे बैल या गाय सिर उठाती है ना, तो लोक भाषाएं सिर उठा रही हैं, और संविधान की 8वीं सूची में स्वतंत्र भाषा का दर्जा मांग रही है। राजस्थान के बारे में बोल रहे थे, और भोजपुरी और राजस्थानी 2 भाषा के बारे में। तो यदि हिंदी या हिंदुस्तानी समूह की इन भाषाओं को स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया है, तो हिंदी का क्या होगा? हाँ, वो तो हिंदुस्तानी के रूप में रह जाएगी, फिर सूरदास तुलसीदास हिंदी के नहीं होंगे, फिर राजस्थान की राजभाषा हिंदी नहीं होगी, फिर हरियाणा की भी कोई स्वतंत्र भाषा होगी। मुझे लगता है कि इन सज्जनों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जिन बोलियों के आधार पर, जिन भाषाओं का समर्थन प्राप्त करके उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा के सिंहासन पर हमने विराजमान किया था, हमने झगड़ा किया था ना 1867 के आसपास, हमने झगड़ा किया था कि नहीं, उर्दू नहीं चाहिए बिहार की राजभाषा, हम हिंदी चाहिए। तो यदि आपने जिस आधार पर, हम क्या बोल रहे थे कि हिंदी मेजॉरिटी भाषा है, किन के आधार पर बोल रहे थे? हिंदी मेजॉरिटी भाषा हमने किन के आधार पर बोली? इन लोक भाषाओं के आधार पर बोली ना। फिर इन लोक भाषाओं के आधार पर हमको राज मुकुट तो मिलना चाहिए, लेकिन इन भाषाओं का, वर्ण का हमने सम्मान नहीं करना चाहिए, तो दोगला मापदंड हो गया। अच्छा, कुछ दिन पहले, नहीं ये तो मैंने पॉइंट बता दिया। दूसरा, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में आज की तारीख में 22 भाषाएं हैं, जिसमें आपको पता है सब भाषाओं का मैं लिस्ट नहीं बोलूंगा। क्या हुआ? अरे मैं एकदम घबरा जाता हूं। तो लेकिन फिर भी 3-4 मिनट में समाप्त कर लें। सर मैं 5 मिनट लूंगा, 5। ठीक है। जब तक कोई किसी बात का उपोद्घात नहीं होगा, बात समझ में नहीं आएगी लोगों को, है ना। तो इन जो भाषाएं हैं, ये इनका उच्चारण क्षेत्र कितना है? ड़ का उच्चारण क्षेत्र में बोलता हूं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गोवा, दीव दमन, कर्नाटक, केरलम, अब केरल का नाम केरलम है, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा आदि राज्यों को मिलाकर भारत का 2/3 होता है। हम मेजॉरिटी से हिंदी को चुने हैं, फिर 2/3 वाला अलग क्यों नहीं? यह क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र, जिसे हम सुबह हिंदुस्तान कहते हैं, उससे तो बड़ा है ही, अपितु बृहद हिंदी क्षेत्र से, यानी हिंदी बेल्ट से भी बड़ा है। इस उच्चारण के बारे में अब जो भ्रम फैलाए गए कि मराठी में ही है या सिर्फ कोंकणी में है, तो ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूँ कॉन्सिक्वेंसेस में। अभी सबसे महत्वपूर्ण, अभी हमने क्या तय किया था जब हमने हिंदुस्तानी से हिंदी लिखना शुरू कर दिया, उर्दू को, ये अरबी फारसी लिपि बंद कर दी है, और अरबी फारसी लिपि उर्दू को दे दी, और हिंदी को देवनागरी में ले लिया। तो तब से हमने क्या चुना कि भाई संस्कृत निष्ठ ये भाषा होंगी, यानी इसका बेस हिंदुस्तानी होगा, और ये भाषाएं की शब्दावली जो है तो वो संस्कृत होगी। फिर संस्कृत में, अब देखिए, वेद किस भाषा में लिखे हैं? वेद किस भाषा में, आप बताइए, वेद किस भाषा में है लिखे हुए? संस्कृत, वैदिक संस्कृत, संस्कृत है, संस्कृत है। अलग मुद्दा है, छोड़िए आगे बढ़िए। नहीं ठीक है, वो सब अलग मुद्दा है। संस्कृत है, वो संस्कृत ही है, और वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इसके दो अलग अलग भाग हैं, लेकिन वो संस्कृत है। इसमें सबसे पहला जो है, सबसे पहला श्लोक, ओम अग्निमणे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृद्विजम, सबसे पहला श्लोक है। और हम मंत्र पुष्पांजलि का पठन करते हैं तो इसमें पृथ्वी समुद्र पर्यंतायाम एक राड़ीति, अब जिसको ड़ पता ही नहीं वो क्या बोलेगा? एक राड़ीति। ड़ पता ही नहीं वो क्या बोलेगा? एक राड़ीति बोलेगा या एक राड़ीति बोलेगा? फिर उच्चारण का क्या महत्व हुआ? अभी इसके अलावा विड़ु, मुरड़ात, हेड़ो, किरणम, स्वर्णारिंद्रो, ऐसे बहुत शब्द
ऋग्वेद में आते हैं। तो ऋग्वेद जितना पुराना है उतना पुराना है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बोलता हूं पाली भाषा, पाली वो वैदिक संस्कृत के समकालीन है पाली। और हम क्या बोलते हैं कि हिंदी का पूर्वज कौन है, तो पाली है। तो पाली में ड़ है। मैं पाली के ड़ के इतने उदाहरण आपको बोलूंगा, जब ये आएगा तो मैं बोलूंगा आपको। वो 5 मिनट के भीतर पाली भाषा में उड़ुक, एड़क जैसे कई ड़ युक्त शब्द हैं जिसकी सूची मेरे पास है। इसके बाद प्राकृत और शौरसेनी प्राकृत, जिसको हम बोलते हैं ना शौरसेनी प्राकृत, से शौरसेनी प्राकृत में भी ड़ है और बहुत सारे शब्द ड़ युक्त है। लेकिन ऊपर है, नीचे है, यानी बोली में है, ओरिजिन में है, बीच में ही नहीं है। तो अब दूसरा एक मेरा मुद्दा है, अब सारी भाषाओं में मैंने बोला है कि मलयालम में है, तमिल में है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है, मराठी में, कोंकणी में, गुजराती में, लोगों को पता नहीं गुजराती में है, पंजाबी में है, राजस्थानी में है, इतने सब पूरा। तो एक दूसरा विषय ऐसा है कि जब हम एक प्रवृत्ति हमने ये शुरू कर दी कि फिर टिळक को तिलक लिख देंगे, महाबलेश्वर, ये कैसे आई है मेरे समझ में नहीं आता। और टिळक को तिलक क्यों लिखते हैं हम? राजभाषा का कार्य क्या होता है कि एक भाषा का शब्द जैसा का वैसा दूसरी भाषा तक पहुंचाने का कार्य उसका है। और हम क्या कर रहे हैं, हम विकृतिकरण कर रहे हैं, नाम का विकृतिकरण। अब तिलक नाम का क्या संबंध है टिकट टक करने का? क्या संबंध है तेंदुलकर का तेंदुलकर करने का? क्या संबंध है अंबेडकर को अंबेडकर लिखने का? क्या संबंध है ठाणा को थाना लिखने का? क्या ट नहीं है, ठ नहीं है, ण नहीं है, लोनावाला को लोनावाला लिखने का? ये जो हमने शुरू किया, तो इसलिए मैं कहता हूं कि यदि हिंदी में ये स्वीकृति नहीं है, और मुझे एक विद्वान कह रहे थे कि नहीं हम ऐसे ही लिखेंगे, हम अरिस्टोटल को अरस्तु लिखते हैं, आपके मराठी में लिखते होंगे अरिस्टोटल, हम अरस्तु लिखेंगे। वो बोल रहे थे हम टिळक को तिलक ही लिखेंगे, और लिखते हैं, अभी भी लिख रहे हैं। रेलवे के बड़े अधिकारी हैं, वो मुझसे बहुत झगड़ा कर रहे थे। मैंने बोला आप तिलक क्यों, अभी जब आ गया है आपकी परिवर्तित देवनागरी में, प्रॉपर नाउन के लिए तो लिखना है ना, तो टिळक तो प्रॉपर नाउन है। तो बोल रहे कि नहीं हम ऐसा ही लिखेंगे, वो हमारी वर्तनी ऐसी है, तो हम तिलक लिखते हैं, अरस्तु लिखते हैं, सुकरात लिखते हैं, सोक्रेटिस को। तो मैंने कहा कि यदि हिंदी की ये प्रवृत्ति है तो क्यों ना हम राजभाषा ही बदल दें देश की, केंद्र सरकार की। नहीं सुनिए, ये कोई संवेदनशील मुद्दा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जो हिंदी हमारी भाषा है उसका लिपि जो है वो देवनागरी, आप देवनागरी लिपि हिंदी के साथ में आपने लिप्त कर दी तो उसको हिंदी बोल रहे। मैं कहता हूं कि हिंदी भाषा जैसे 2 लिपि में चल रही थी, हम तेलुगु लिपि में लिखें, तेलुगु लिपि में लिखे, उसको भारती नाम दे दें। तो वो आपका जो संवेदना वाला विषय है भाषा का कि हमारी भाषा में ये नहीं है, हमारी भाषा से वो नहीं होगा, हम ऐसे ही लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे, वो नहीं रहेगा। अब आप निष्कर्ष वाक्य पर आ जाइए। मैं इसी विषय पर आ रहा हूं। नहीं विषय पर नहीं, इसी निष्कर्ष पर आ रहा हूं कि यदि हम इसको स्वीकृत नहीं करते हैं तो ये जो दूसरा मार्ग मैंने सुझाया है कि तेलुगु जो लिपि है वो सबसे द्रविड़ जो देश है ना, द्रविड़ प्रदेश, उसमें से सबसे ज्यादा बोलने वाली जो लिपि है वो तेलुगु लिपि है। और तेलुगु लिपि जैसे हमने पॉपुलर भाषा ली, आर्य भाषाओं से जो पॉपुलर भाषा है वो हिंदी है, तो द्रविड़ भाषा में से जो पॉपुलर लिपि है वो तेलुगु में लिखना शुरू कर दें और उसको भारतीय नाम दे दें। तो हिंदी भाषा के साथ आपकी जो संवेदना जुड़ी कि हम ऐसे लिखेंगे वैसा लिखेंगे, तो वो विषय खत्म हो जाएगा और वो पूरे सही अर्थ में, सही मायने में वो राजभाषा कहलाएगी। धन्यवाद।